कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस का, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना संक्रमण की, बात होगी कोरोना से बचाव की और ऐसे तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे हमारे इस खास शो के जरिए जिसका नाम है हेल्थ कॉन्फ्रेंस। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर जारी है। राहत की बात यह है कि कोरोना के नए मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इलाज के लिए संशोधित गाइडलाइन भी जारी की है। इसमें कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन समेत कई दवाओं पर रोक लगा दी गई है, जबकि इससे पहले जमकर ये दवाई कोरोना मरीजों को दी जा रही थी। केंद्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन मरीजों में कोरोना संक्रमण के लक्षण नजर नहीं आते हैं या हल्के लक्षण हैं, उन्हें किसी तरह की दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि दूसरी बीमारियों की जो दवाई चल रही है उन्हें जारी रखना चाहिए। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन के मुताबिक उन दवाओं को हटा दिया गया है जो पिछले दिनों डॉक्टर अधिकांश कोरोना मरीजों के इलाज में लिख रहे थे। रेमडेसिविर के इंजेक्शन को लेकर भी खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये इंजेक्शन केवल हॉस्पिटल में एडमिट गंभीर मरीजों को दिया जाएगा। घर पर जो भी मरीज हैं उनको इसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ इसको लेने के लिए सख्त मना भी की गई है। नई गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है कि मरीजों को बेवजह सीटी स्कैन कराने की भी जरूरत नहीं है। डॉक्टरों से भी कहा गया है कि वो इस प्रकार की राय मरीजों को ना दे। ऑक्सीजन और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल सही तरीके से हो। कोरोना की पहली लहर में कोरोना पेशेंट्स के लिए कारगर मानी जाने वाली प्लाज्मा थेरेपी को केंद्र सरकार ने कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से पिछले दिनों पहले ही हटा दिया है। इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों सरकार इन दवाओं और मरीजों के इलाज को लेकर लगातार गाइडलाइंस बदल रही है। आखिर अब किन दवाओं से मरीजों का इलाज होगा? कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर हमारे आज के कार्यक्रम में हम एक्सपर्ट्स की राय लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। बुखार आने पर कौन सी दवाई लेनी होगी? मरीजों के लिए 6 मिनट वॉक टेस्ट करना क्यों जरूरी है? और इसी बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा परीक्षाओं को लेकर कुछ कह रहे हैं। जो परास्नातक या स्नातकोत्तर की जो कक्षाएं थी उनमें विद्यार्थियों को हमने प्रमोट किया था। इस वर्ष माननीय श्री राज्यपाल महोदया और माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यापक विचार विमर्श करने के बाद आप सब जानते हैं कि एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसने व्यापक तौर पे तमाम अध्यापकों से, छात्रों से, अधिकारियों का विचार विमर्श हुआ। 3 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक समिति ने कई जगहों के, कई प्रदेशों का जो परीक्षा के संबंधित जो तैयारियां थीं, अंक देने का जो मूल्यांकन की प्राविधि थी, उनका अध्ययन करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट दी और हमारे अधिकारियों के द्वारा उसका सम्यक परीक्षण करने के बाद श्री राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी से परामर्श हुआ और आज हम परीक्षाओं के संदर्भ में उच्च शिक्षा विभाग का दृष्टिकोण आपके सामने रख रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में ये प्रथा है कि कुछ जगहों पर सेमेस्टर सिस्टम है और कुछ जगह हमारी वार्षिक आधार पर परीक्षाओं का संपादन होता है। तो जहाँ पर वार्षिक परीक्षा पद्धति है उसके लिए अलग प्रावधि और जहाँ सेमेस्टर पद्धति है उसके लिए अलग प्रावधि को रखा है। सेमेस्टर के संदर्भ में ये रखा है कि जहाँ प्रथम और तृतीय स्नातक क्षेत्र में और स्नातकोत्तर में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, वहाँ स्नातक द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के अंक प्रथम तृतीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर निर्धारित होंगे तथा मिड टर्म और अंतरिम मूल्यांकन के आधार पर भी उनका निर्धारण किया जा सकता है। ये दूसरी जो प्रावधि थी कि जहां पर जो विषम और सम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं दोनों की, वहां पर मिड टर्म और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विषम और सम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम और
जो अंक अंतर्वेशन से निर्धारित किए जा सकते हैं। इसी तरीके से स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतिम स्नातक सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। स्नातक पंचम सेमेस्टर और स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं जहां पर संपन्न नहीं हुई हैं, तो अंतिम सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के अंतर्वेशन से पूर्व सेमेस्टर के अंक निर्धारित किए जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सेमेस्टर की परीक्षाएं कहीं पर हो चुकी, ज़्यादातर जगहों पर जो सूचना मिली है विश्वविद्यालयों की कई जगह पर हो चुकी हैं, कुछ सेमेस्टर की, कुछ की नहीं हुई हैं। अगर प्रथम की हो गई है तो उसके अंक द्वितीय में सम्मिलित कर लिए जाएंगे और द्वितीय को प्रमोशन दे दिया जाएगा, और प्रथम का जो रिजल्ट है वो उसकी ली गई परीक्षा के अंकों के आधार पर निकलेगा। जहां पर परीक्षाएं नहीं हुई थी और पिछले अंक भी प्राप्त नहीं हैं, वहां पर परीक्षा को कराने का निर्णय लिया गया है। ये केवल दिशा निर्देश हैं और दिशा निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालयों को अधिकृत किया गया है कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी तैयारी के अनुसार जो दिए गए दिशा निर्देश हैं उनको समायोजित करते हुए परीक्षा का निर्धारण करने के लिए अपनी कार्यकारिणी परिषद से और जो उसकी अधिकृत संस्था है उससे वो अनुमति लेके परीक्षाओं का संपादन अपने स्तर से करा सकते हैं। वार्षिक जो परीक्षा पद्धति है उसके संदर्भ में जो दृष्टिकोण रखा गया है कि प्रथम वर्ष की परीक्षाएं जहां संपन्न हो गई हैं वहां उसके अनुसार रिजल्ट निकाल दिया जाएगा और द्वितीय वर्ष को प्रथम वर्ष के आधार पर नंबर दे दिए जाएंगे, स्नातक में भी और स्नातकोत्तर में भी। लेकिन अगर स्नातक का जो प्रथम वर्ष का मान्य परीक्षा नहीं हुई है तो स्नातक को हम प्रमोशन दे देंगे और द्वितीय वर्ष की परीक्षा को भी हम संपादित करेंगे। स्नातक और स्नातकोत्तर तृतीय वर्ष की परीक्षाओं को लेने का निर्णय लिया गया है। तो इन परीक्षाओं को लेने का जो निर्णय लिया गया है, जो जहां पर परीक्षाएं नहीं हुई थी या जहां पिछले अंक हमको नहीं मिल रहे हैं, जहां मिड टर्म नहीं है, जहां असाइनमेंट्स का हमको जरिया नहीं मिला है, वहां हम परीक्षा कराएंगे। जहां पर हमको पिछला रिकॉर्ड मिल रहा है वहां हम प्रमोशन देने की कार्रवाई कर रहे हैं। हमने जो यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षाएं हैं उनको हम संपादित नहीं कर रहे हैं। उनके जो अंक और लिखित परीक्षा में हम जो अंक आएंगे उसके आधार पर प्रायोगिक परीक्षा के अंकों का निर्धारण होगा। जो स्नातक या स्नातकोत्तर में वाइवा लिए जाने का प्रचलन था वो ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन वाइवा लेने का हमने निश्चय किया है कि वो ऑनलाइन वाइवा लेके परीक्षाओं को निकालेंगे। इसके लिए कुलपति और कार्यपरिषद को अधिकृत किया गया है कि प्रश्न पत्रों का स्वरूप क्या हो, परीक्षा का स्वरूप क्या हो, बहुविकल्पी हो या OMR पर आधारित हो अथवा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पत्र, ये विश्वविद्यालय को अपनी तैयारी के अनुरूप विचारणीय होंगे। यदि किसी विश्वविद्यालय द्वारा किसी पाठ्यक्रम विशेष की परीक्षा ऑनलाइन कराना संभव होगा तो वो स्वतंत्र होगा, उस विश्वविद्यालय को हम अधिकृत करते हुए ऑनलाइन भी करा सकता है अगर चाहे तो। जो अभी तक ये अपेक्षा हमने करी है कि कोविड-19 के जो गति है, जो अभी द्वितीय लहर में नुकसान पहुंचा है, उसको देखते हुए सावधानी बरतनी है, गाइडलाइन का पालन करना है। परीक्षाएं कहीं भी 3 घंटे की नहीं होंगी। प्रयत्न ये होगा कि 1 घंटे में परीक्षा समाप्त करें। अगर किसी परीक्षाओं को 1 घंटे में संपादित करना किसी विश्वविद्यालय के लिए संभव नहीं हो पा रहा है तो अधिकतम समय 1.5 घंटे तक हो सकता है। और कोशिश ये हो कि यदि प्रश्न पत्रों को आपस में मिलाकर हम उनको छोटा कर सकते हैं या बहुविकल्पी प्रश्न पत्रों के आधार पर हम उनको पूछ सकते हैं तो उसके आधार पर हमें प्रश्न पत्रों को तैयार करने की छूट होगी विश्वविद्यालयों को। और सब में जो बचाव का प्रोटोकॉल है, डिस्टेंसिंग का पालन है, ये सुनिश्चित करेंगे। केंद्रों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, खिड़की रोशनदान को खोल के परीक्षा कराई जाए, यानी सामान्य जो
सामान्य जो गाइडलाइन है जो कोविड-19 की, उसका अक्षरशः अनुपालन करने की व्यवस्था रखी गई है। ये परीक्षाएं यथासंभव जो जिला प्रशासन है उससे विचार विमर्श के अनुसार, क्योंकि अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग जिलों की स्थितियां रही हैं। बहुत से जिले ऐसे होंगे, कुछ जिले बल्कि बचे होंगे जहां पे कंटेनमेंट जोन होगा, वहां की स्थिति दूसरी हो सकती है। इन सारी स्थितियों का जिला प्रशासन से विचार विमर्श करने के बाद यदि परीक्षा कराना किसी विश्वविद्यालय के लिए अनिवार्य होगा तो 1 से 1.5 घंटे की अल्प अवधि में परीक्षा का संपादन कराएगा और जहां पर अंक के आधार पर प्रमोशन दे सकते हैं वहां पर प्रमोशन देंगे। और अलग अलग जगहों का जो परीक्षा का संपादन है इसको अगस्त के मध्य तक हमको जो विश्वविद्यालय हैं उनको परीक्षा को संपादित कराने की अवधि भी रखी गई है, स्थितियों के सामान्य रहते हुए। किसी प्रकार का रिस्क बच्चों के शिक्षकों की सुरक्षा के प्रति पूरी सावधानी से बरतते हुए रिस्क ना लिया जाए, पूरी सावधानी बरती जाए, इसके पूरे स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। तो ये थे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जो कि यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लेकर यहाँ पर जानकारी दे रहे थे। तमाम विद्यालयों को अधिकृत किया गया है कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से परीक्षा को लेकर निर्णय लें। जिन विद्यालयों में पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं हो गई हैं वहाँ पर उनके आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे, जहाँ नहीं हुई हैं वहाँ परीक्षाओं को कराने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके बाद अपने कार्यक्रम में वापस लौटते हैं। हेल्थ कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं और आज के हमारे कार्यक्रम में विशेष तौर पर हम तमाम दवाइयों के साथ ही साथ कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर क्या क्या प्रोटोकॉल हैं, क्या क्या बदलाव किए गए उसको लेकर बातचीत करेंगे। इससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं जो मुख्य तौर पर आज अपने कार्यक्रम के दौरान हम लेंगे और एक्सपर्ट्स की राय पर लेंगे। सरकार की नई गाइडलाइन कितनी कारगर है? सरकार की नई गाइडलाइन कितनी कारगर? कई दवाइयों पर रोक लगाना कितना सही? बिना एंटीबायोटिक के कैसे ठीक होगा कोरोना? बार बार क्यों बदली जा रही है गाइडलाइन? इसके अलावा तीसरी लहर में कौन सी दवा होगी कारगर? कोरोना के खिलाफ कौन सी दवा असरदार? क्या दवाइयों से हो रहा है ब्लैक फंगस? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर हम हमारे कार्यक्रम में बातचीत करेंगे और एक्सपर्ट की राय देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर का पैनल मौजूद है। तो लगातार हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुए हैं। आपका तारुफ करा देती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर नेपाल सिंह जी, सीएमओ कानपुर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके अलावा डॉक्टर किरण पांडे, वरिष्ठ चिकित्सक व पूर्व आईएमए अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में मैम। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे और कोरोना को लेकर जिस तरह की बार बार गाइडलाइंस में चेंज देखने को मिला है, पहले प्लाज्मा थेरेपी को कोविड प्रोटोकॉल से हटाया गया और उसके बाद अब दवाइयों की खासतौर से बात की जाए, आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और उसके साथ ही साथ कई एक आधी ऐसी दवाइयां हैं जिनको रामबाण माना जा रहा था, कहीं ना कहीं भारी मात्रा में उनका प्रयोग किया जा रहा था। अब गाइडलाइन ये आई है कि इन दवाइयों को इस्तेमाल नहीं करना है। इसके पीछे का क्या कारण है? क्यों इन गाइडलाइंस में बदलाव बार बार किया जा रहा है? जी डॉक्टर नेपाल सिंह जी। जी मैम। जी देखिए, कोई भी ट्रीटमेंट का पार्ट होता है कि उसका कितना रेस्पॉन्स उस पर्टिकुलर चीज में है। लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं कि कोरोना के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी तो हुई नहीं थी और डायरेक्ट कोई एविडेंस इस तरह का नहीं मिल रहा था कि अभी भी नहीं है कि एग्जैक्ट कौन सी मेडिसिन जो है इसके लिए कारगर होगी, क्योंकि जैसे जैसे स्टडी सामने आ रही है उस जगह पे वो दी गई थी कि ये देखा गया था कि आइवरमेक्टिन देने से पेशेंट जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं या रेस्पॉन्स अच्छा रहता है। स्पेशली ये जो फर्स्ट वेव थी उसमें बड़ी कारगर सिद्ध हुई, लेकिन जो सेकंड वेव आई और म्यूटेंट, जैसा आपको पता है कि म्यूटेशन होता रहता है वायरस में, तो उसी हिसाब से वो ड्रग भी चेंज होती है, क्योंकि ये वायरस लगातार म्यूटेंट हो रहा है और इसकी अपनी नेचर पूरी बदल रहा है। और चूंकि पहले ही मरीज की इम्यूनिटी कम रहती है तो ये सोचा जाता है कि जो जरूरी है,
वही दवा दी जाए, और साइड में जैसे अगर किसी यूज नहीं है, किसी ड्रग का डायरेक्ट उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं है, तो वो अननेसेसरी ना दी जाए, क्योंकि कोई भी दवा हो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट तो सबका होता ही है। इसीलिए जो है जैसे जैसे स्टडी सामने आ रही है किसका कितना रोल है, उसी हिसाब से जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो गाइडलाइन बनाते हैं, और उसको कौन सी चेंज करनी है, कौन सी चलानी है, वो डिसीजन लिया जाता है। जी बिल्कुल जी, आपका डिसीजन उस आधार पर लिया जाता है। लेकिन जिन दवाइयों के माध्यम से कोरोना की दूसरी लहर में तमाम डॉक्टर्स ने तमाम मरीजों को ठीक किया है और बीमारी से लड़ने में कहीं ना कहीं मदद मिली है, तभी इन दवाइयों का भारी मात्रा में प्रयोग किया गया है। ऐसी दवाइयों पर रोक लगाना क्या अब आप ठीक समझते हैं? देखिए, इसमें तो मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता कि उन्होंने कितना उसमें रोल रहा, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठी है उन्होंने हर पहलुओं पर डिस्कस करने के बाद और हर पहलू को समझने के बाद ही ये पॉलिसी बनाई होगी। ये कोई ऐसी अपने आप ही तो नहीं बना दी गई है, इस पर बहुत गहन विचार हुआ होगा और स्पेशलिस्ट ने डिस्कस किया होगा कि क्योंकि हर समय देखिए बेटरनेस की गुंजाइश हमेशा रहती है जी। तब तक जितनी जानकारी होती है उस हिसाब से चलती रहती है, उससे बेटर भी वो है, क्योंकि दो वे में हमें एक साथ काम करना होता है। एक तरफ जहाँ डिजीज के लिए पेशेंट्स की वो होती है, तो दूसरा ये भी है कि उसकी, क्योंकि ये सारा इम्यूनिटी का खेल है, कि कोई ऐसी चीज हम और ऐड ना करें जिससे इम्यूनिटी पे थोड़ा बहुत भी असर पड़े। तो ये जो डिस्कशन लिया है तो उन्होंने समझा होगा कि इसका उतना रोल नहीं है जितना कि नई गाइडलाइन का या नई मेडिसिन का। ये सब सोच समझ के उन्होंने एक्सपर्ट ने सब डिस्कस करने के बाद कोई ना कोई स्टडी के आधार पे ये चेंज होता है। ऐसी बहुत सी दवाएं जो किसी समय में जो ड्रग ऑफ चॉइस हुआ करती थी, आज वे नहीं यूज हो रही है। जी बिल्कुल। कानपुर की यदि हम बात करें तो बड़ी आबादी वाला जिला है कानपुर और लगभग 7 लाख की आबादी है। ऐसे में यदि तीसरी लहर की हम बात करें, जो कि तमाम एक्सपर्ट्स का कहना है कि तीसरी लहर आएगी, आने का समय अभी तक निर्धारित नहीं है, लेकिन इसको लेकर तैयारियां लगातार की जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि कानपुर में तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, और यदि ये दवाइयां इस्तेमाल नहीं की जाएंगी तो उसकी जगह पर कोरोना को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स के भी जैसे इस्तेमाल को रोका गया है। अब कई डॉक्टर कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स उतनी कारगर नहीं है, तो आखिर कौन सी वो नई दवाइयां होंगी जिनका इस्तेमाल किया जाएगा, और क्या कुछ तैयारियां कानपुर में तीसरी लहर को लेकर की जा रही हैं? देखिए मैम, जहां तक ट्रीटमेंट की बात है, कोरोना की जो स्पेसिफिक कोई मेडिसिन है नहीं, वैक्सीनेशन ही स्पेसिफिक इसका ट्रीटमेंट है। रही बात और दवाइयों की, तो दवाइयां सिस्टेमेटिक डिजीज के लिए या सिस्टेमेटिक जो परेशानी है उसके लिए दी जाती, पहले भी दी जाती थी, अभी भी दी जाएंगी। जो भी कॉम्प्लिकेशंस आता है वो सिस्टेमिक अदर डिजीज की वजह से आता है, कि कोई अगर डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है या पहले से ही कोई दिक्कत है, तब की बात आती है। इसी आधार पर जो दूसरा ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन किस लेवल पे ऑक्सीजन यूज करनी, किस पे नहीं करनी, ये सारे फैसले जो है डॉक्टर उस दृष्टि से लेते हैं। जहाँ तक थर्ड वेव की बात हम कर रहे हैं, तो आपको भी सब जानकारी में है कि सेकंड वेव में जिस तरह का माहौल रहा, उससे संज्ञान लेते हुए और उसका ध्यान में रखते हुए बड़े पैमानों पर तैयारियां की जा रही हैं। नए नए हॉस्पिटल्स भी और बेड भी सर्जित किए जा रहे हैं। जैसे अभी हम CSC लेवल तक भी जो है कोविड का वो कर रहे हैं, और क्योंकि पिछली बार जो मेन इशू रहा था वो ऑक्सीजन का रहा था, तो बहुत सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि अगर थर्ड वेव आएगी तो उस तरह की कोई पैनिक होने की या उसकी जरूरत है। सफिशिएंट उसका वो है, क्योंकि अभी भी देखा गया कि जैसे थर्ड वेव में तो ये भी कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा इफेक्ट होंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। डॉक्टर नेपाल सिंह जी, बच्चों को लेकर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। यहाँ अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि कोरोना को लेकर हम लगातार अपडेट जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी इस जानकारी को पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना
सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आज़माया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं। जिस तरह से कई विशेष ऐसी दवाइयों पर अब रोक लगाई गई है जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में तमाम मरीजों को ठीक किया है, इन दवाइयों पर रोक क्यों लगाई गई है और यदि रोक लगाई गई है तो अब इसका ऑप्शन क्या कुछ उपलब्ध है, किस तरह से मरीजों का इलाज होगा, इसको लेकर आज हम हमारे कार्यक्रम में बात करें। उसके साथ ही साथ व्यवस्थाओं को लेकर भी बातचीत होगी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नेपाल सिंह जी, सीएमओ कानपुर, और साथ ही साथ डॉक्टर किरण पांडे, वरिष्ठ चिकित्सक भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। डॉक्टर नेपाल सिंह जी, आपके पास वापस आऊंगी। बच्चों को लेकर तो हम बात कर रहे थे, उसको लेकर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब प्राइवेट अस्पतालों की तरह ही सरकारी अस्पतालों में भी मैनेजर रखने की व्यवस्था की है, यानी कि प्रबंधन के लिए भी किसी को वहां पर अपॉइंट किया जाएगा ताकि दूसरी लहर में जिस तरह व्यवस्थाओं की कमी देखने को मिली है उसको कहीं ना कहीं सुधारा जा सके, ठीक किया जा सके, जिसका विरोध प्रांतीय चिकित्सा संघ ने किया है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जी डॉक्टर नेपाल सिंह जी। जी मैम। जी, क्या मैं अपना सवाल आपके लिए दोहरा दूं? हाँ बताइए मैम। जी, मेरा सवाल ये है कि जानकारी के अनुसार ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों में मैनेजर्स होते हैं मैनेजमेंट को देखने के लिए, उसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तमाम सरकारी अस्पतालों के साथ ही साथ ये व्यवस्था की है कि अब मैनेजर्स को अपॉइंट किया जाएगा ताकि व्यवस्था जिस तरह से दूसरी लहर में खराब हुई थी उससे कहीं ना कहीं सुधारने का काम किया जा सके। लेकिन इस फैसले का विरोध प्रांतीय चिकित्सा संघ ने किया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैम, पॉलिसी मैटर पे तो मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जहां तक आप ये कह रहे हैं कि सेकंड वेव में जो है व्यवस्थाओं का वो अभाव देखा गया था, आप अपने कानपुर नगर में देख लीजिए। मैं जब यहाँ ज्वाइन किया था उसके बाद आप खुद ही आकलन कर लीजिए कि व्यवस्था खराब थी या ठीक थी, या क्या उसका उस तरह से जो कंट्रोल हुआ, किस तरह से क्या हुआ। 5 मई को मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद में अब तक जो है किस तरह से चल रही है व्यवस्था, इसका आकलन तो आप स्वयं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर किरण पांडे भी लगातार जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर किरण, जिस तरह से दवाइयों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कई ऐसी दवाइयाँ जिन्हें एक तरह से रामबाण माना जा रहा था कोरोना की दूसरी लहर के इलाज के दौरान, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की हम बात कर लें या आइवरमेक्टिन की खास तौर से हम बात कर लें, तो काफ़ी प्रचार प्रसार किया जा रहा था और कई जगह तो किट में भी इसको उपलब्ध कराया जाया था।
अब इन दवाइयों पर जब रोक लगा दी गई है तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, आपसे जानना चाहेंगे। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए, ऐसा है, अभी पहले भी इस बारे में जिक्र हो चुका है कि कोरोना एक हम लोग लगातार इससे जुड़े हुए हैं और कोरोना वायरस एकदम नई एक समस्या पिछले साल आई और तब से लगातार इस पे रिसर्च चल रही है। रोज न्यू गाइडलाइंस आ रही हैं। डॉक्टर, साइंटिस्ट पहले से इसके बारे में कभी कुछ नहीं जानते थे, तो हम लोग को रोज रोज नया नया समझना पड़ रहा है। इसको बिहेवियर को देखते हुए इसका जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं वो पुराने और वायरल ट्रीटमेंट्स की बेसिस पे ही करने का प्रयास किया गया। उसी की बेसिस पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सबसे पहले दी गई और आइवरमेक्टिन, थोड़ा एंटीवायरल रोल्स होते हैं इनके, और एंटी वायरस जो चीजें होती हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हुए कि कोरोना वायरस में इफेक्टिव होंगी, उनको किया गया। और ऐसा भी नहीं है, कुछ हद तक काफी कुछ लगा भी कि थोड़ा इन्होंने कंट्रोल किया, लेकिन जब आगे चल के जब फर्दर वेरिएशंस हुए, म्यूटेंट्स आए, म्यूटेशन इसमें लगातार हो रहा है। इट्स अ वेरी फास्ट म्यूटेटिंग वायरस। तो जब म्यूटेशन हो रहा है तो उसका बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। तो जो नए म्यूटेंट्स आए जो सेकेंड वेव में, लाइक डबल म्यूटेंट, ट्रिपल वेरिएंट, इन सब में पाया गया कि ये उतना इन माइनर एंटीवायरल ड्रग्स से काम नहीं चल रहा है। हालांकि 3 चीजें अभी भी बहुत कारगर रही थी। स्टेरॉइड्स ने बहुत काम करा, ऑक्सीजन अपनी जगह थी, और ब्लड थिनर्स, ये 3 का इम्पोर्टेंट रोल था। बाकी थोड़ा सप्लीमेंट रहे, और जो माइल्ड सिम्टम्स वाले लोग थे उन्हीं में बाकी दवाइयों का ज्यादा थोड़ा रहा। अभी भी प्रॉब्लम ये है कि म्यूटेशन लगातार हो रहा है। थर्ड वेव भी इसीलिए परेशान की मतलब हो रही है क्योंकि जिस तरीके से ऑल्दो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत कोशिश की जा रही है, बट क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो अगर आप देखें तो आज भी इतनी वैक्सीनेशन के बाद भी हमारी 3% से थोड़ा बहुत ज्यादा ही, अगर पूरी पॉपुलेशन को देखें तो वैक्सीनेट हो पाएंगे। तो इसको देखते हुए कहीं जो हर्ड इम्यूनिटी की बातें और वैक्सीनेशन की होती हैं वो अपनी इफेक्टिव नहीं हो पा रही है। वैक्सीनेशन जब स्लो पेस में होता है तो वायरस और ज्यादा रैपिडली म्यूटेट करता है, उसको टाइम मिल जाता है म्यूटेट करने का, उसे रोक नहीं पा रहे हैं इसलिए। और उसमें देखा जा रहा है कि ये मेडिसिन जो हम पुराने एंटी म्यूटेंट्स पे थी, जैसा साइंटिस्ट ने अभी पूरा स्टडी करके, क्योंकि ऐसा है ना, जो सेंट्रल बॉडीज हैं वो डाटा कलेक्ट कर रही हैं हर जगह से। जैसे हम आपको बताएं, हम कानपुर मेडिकल कॉलेज में हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स गायनी में, हमारे यहाँ से डाटा कलेक्ट होकर लगातार इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को जा रहा है। तो इसी तरीके से हर जगह से ICMR जो कहते हैं उसको डाटा जा रहे हैं, और उन डाटा की बेसिस पे वो लोग, मतलब लगातार ही चल रही है प्रोसेस, उसमें जो जो आ रहे हैं, जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट से बताया, ऐसे हर जगह से जा रहा है, उनकी बेसिस पे वो निकालते हैं फाइनली कि विच ड्रग, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हम ऐसे प्रैक्टिकली देखते हैं, हमें लगता है हाँ ये ड्रग काम कर रही है थोड़ा बहुत, लेकिन एक जो स्टैटिस्टिकल उसकी सिग्निफिकेंस निकल के आना है वो उस पूरे डाटा की बेसिस एनालिसिस पे ही निकलता है। तो अभी साइंटिस्ट को लगा कि ये मेडिसिन उसमें नहीं कारगर हो पाएंगी। बिल्कुल डॉक्टर उन्होंने, अगला सवाल ये है कि यदि ये मेडिसिन उतनी कारगर नहीं है तो अब जब तीसरी लहर आएगी तो उसको लेकर कौन सी ऐसी दवाई हैं जिनका उपयोग किया जाएगा, ये जवाब हम आपसे जरूर लेंगे। लेकिन इसी बीच हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं सुदर्शन देहरादून से, उनसे जान लेते हैं कि क्या सवाल है उनका। सुदर्शन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अभी मेरा सवाल ये है कि ये जो स्ट्रीम लेने का सही तरीका क्या है और दिन में कितने टाइम ले सकते हैं? जी आप एक बार अपना सवाल फिर से दोहरा दें। स्ट्रीम लेने का सही तरीका क्या है और दिन में कितनी बार ले सकते हैं? जी बिल्कुल। डॉक्टर किरण, आपके सवाल का जवाब हम लेंगे। इसी बीच हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ी हुई है रेखा जी लखनऊ से। रेखा जी बहुत बहुत स्वागत है। मैम आप कहाँ से बोल रहे हैं?
जी रेखा जी, अपना सवाल करें, आप क्या जानना चाहती हैं? मैम शायद जी बिल्कुल, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर किरण आपके पास आएंगे और हमारे कॉलर का सवाल ये था कि स्टीम लेने का सही तरीका क्या है और दिन में कितने बार लेना चाहिए। कई डॉक्टर्स ने इससे पहले ये भी जानकारी दी कि अत्यधिक स्टीम यदि ली जाती है तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचाती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि अगर अत्यधिक कोई भी चीज, किसी भी चीज की अधिकतम से हमेशा, कई बार क्या होता है ना, स्टीम की इफेक्टिविटी डॉक्टर्स ने बताई और जो हमारे पब्लिक है वो थोड़ा ओवर एंथुजियास्टिक होके या थोड़ा सा डर के कारण वो बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। और ऐसे केस में क्या होता है, जो नेजल म्यूकोजा होती है, जो नाक के अंदर की जो लाइनिंग है, वो अगर ओवर स्टीम करते हैं तो डैमेज हो जाएगी। और अगर डैमेज हो जाएगी तो उससे भी हो सकता है, ऐसा शुरू में तो नहीं, बाद में रियलाइज करा गया तो, और बाद ही में रियलाइज हुआ कि ये ओवर यूज हो रहा है। तो हम कोई भी चीज अगर कर रहे हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम एक मतलब उसको ऑप्टिमम मात्रा में करें। ऐसा जैसे कि काढ़ा के समय भी हुआ था कि कुछ चीजों के कहा था, सरकार ने भी कुछ चीजें बताई थी कि इनको काढ़ा एक सरकार की तरफ से भी अप्रूव हुआ था, लेकिन उसको भी अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में लेने लगेंगे तो वो भी स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर रहा था। तो बेसिक चीज ये है कि किसी भी चीज की एक्सट्रीम नहीं करनी चाहिए। स्टीम हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तब होती है जब अगर हम किसी क्राउडेड प्लेस से होके लौट रहे हैं। पहली बात तो प्रिकॉशन हमें ये रखना है कि हमें अननेसेसरी कभी जरूरत से, मतलब जितना जरूरत हो उतनी ही बाहर जाए। और अगर हम बाहर जाते हैं तो हम डिस्टेंसिंग रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगा के रखें। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपका एक्सपोजर कहीं पे कुछ एटमॉस्फेयर में और लोगों से हो सकता है कि हो गया हो, उस केस में आप आने के बाद एक बार अपना स्टीम ले लें। 2 से 3 मिनट का सफिशिएंट है। और वो जो आजकल स्टीमर्स आ जाते हैं इजीली, उनसे आप ले लें, लेकिन ओवर स्टीम नहीं करनी है जी, बिल्कुल। ये चीज का ध्यान रखें और वरना वो डैमेज हो जाए। जी बिल्कुल। नई अपडेट ये भी है कि आईसीएमआर ने इससे अपने प्रोटोकॉल से हटा दिया है। अभी तक स्टीम शामिल था लेकिन प्लाज्मा थेरेपी के साथ। जी जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर नेपाल सिंह जी आपके पास आऊंगी। और बच्चों को लेकर हम तैयारियों की यहाँ पर बात कर रहे थे। तीसरी वेव की जिस तरह से बात आ रही है, ऐसे में यदि बच्चे कहीं ना कहीं टारगेट होते हैं तो उनको लेकर कानपुर में क्या कुछ तैयारी की जा रही है? वेंटिलेटर बेड के साथ ही साथ क्या पीकू की तरह के वार्ड जो हैं वो कानपुर में भी बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं? मैम मैं अभी लीव करना चाहूंगा, मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है मैम। जी तो, जी। तो यहाँ पर आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नेपाल सिंह जी। और हमारे साथ लगातार डॉक्टर किरण पांडे जी बनी हुई हैं। डॉक्टर किरण आपके पास आऊंगी मैं। और बच्चों को लेकर हम लगातार ही बात कर रहे हैं। तीसरी लहर को लेकर कई बार आशंकाएं जताई भी गई हैं। मैं आपसे ये जानकारी लेना चाह रही थी कि तीसरी लहर की जिस तरह से आशंका है, और जब हमने इन तमाम दवाइयों की जो हम बात कर रहे हैं, आइवोमेक्टिन की बात कर लें या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात कर ले, तो इन दवाइयों को जब अब रिसर्च के साथ बंद कर दिया गया है तो इनके ऑप्शन के तौर पे क्या कुछ दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल अब कोरोना के इलाज में किया जाएगा? क्योंकि तीसरी लहर किस तरह की आएगी, कितनी घातक आएगी, इस बारे में अभी से कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो क्या कुछ तैयारियां है दवाइयों को लेकर? बिल्कुल सही कह रही हैं, यही सच्चाई है कि तीसरी लहर कितनी घातक आएगी कि नहीं आएगी, ये इसके बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है। इसमें इस बात की भी बहुत इम्पोर्टेंस है कि हमारी जो पब्लिक है वो कितना अपनी केयर करेगी। फर्स्ट वेव के बाद वैसे तो बहुत फैक्टर्स थे, लेकिन सेकेंड वेव आने में एक बहुत बड़ा रोल था कि हमारी पब्लिक थोड़ी केयरलेस भी हमारे लोग हो गए थे। तो अभी भी मैंने देखा कि अभी 1 हफ्ते पहले हमारा यहाँ कानपुर में लॉकडाउन थोड़ा रिलैक्स हुआ है, लेकिन जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो उस तरीके से प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं जितना अभी हमने, एक तरीके से कहना चाहिए कोरोना की सेकेंड वेव का जो कहर सा टूट पड़ा था और जो 1 महीने, जो 1 मंथ जो पीक का रहा, उसमें हम लोग की कितनी समस्या, हर एक परिवार में इसको झेला। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि
पर लोगों को और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो बचाव है वो एक अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना, इम्यूनिटी बढ़ाना। म्यूटेशन हो रहे हैं इतना ज्यादा, हमके कौन सी दवा इफेक्टिव होगी, टू बी ऑनेस्ट आज की डेट में वो क्लियर कट नहीं आया है। कौन सी नहीं होगी आया है, रिसर्चेस चल रही हैं। जो एक कहना चाहिए बच्चों को लेके चूंकि खतरा इसलिए सोचा जा रहा है क्योंकि वो उनके वैक्सीनेशन का अभी कोई प्रोग्राम नहीं आया है। ऊपर के लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, बट 18 से नीचे वालों का वैक्सीनेशन, हालांकि सरकार उसके लिए बहुत जल्दी ट्राई कर रही है। और मुझे जहां तक मैंने भी पढ़ा था कि वो वैक्सीनेशन उसका क्या कहना चाहिए उसमें आ गया है, 3rd फेज में ट्रायल्स शुरू हो गए हैं। मे बी जल्दी से जल्दी ये लगना लगे, लेकिन इसीलिए 3rd वेव में बच्चों के इफेक्ट होने की संभावना ज्यादा लग रही है। तो सबसे चीज ये है कि हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, अपना न्यूट्रिशन ठीक रखना है, फिजिकल एक्सरसाइज से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अपने आप को फिट रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्किंग रखनी है, वैक्सीनेशन पे ऊपर ध्यान देना है। आज भी ये बहुत लोगों में है, रूरल इंडिया में भी मैं देख रही हूँ, गाँव में ये वाली चीज चल रही है, हम वैक्सीनेट नहीं कराएंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन उनको सोचना पड़ेगा कि ये उनको ये समझाने की भी जरूरत है लगातार, और इस बात को कन्विंस करने की कि ये बात सही है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ लोगों को हो रहा है, कुछ परसेंटेज को, बट ज्यादातर में वो बहुत माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं और उससे रिकवरी आसान हो रही है। इवन वो हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं, रेयरली हो सकता है पॉइंट्स में कुछ परसेंटेज होगी जिनकी जो सकम करे हैं इससे। तो हमें वैक्सीनेशन अगर बच्चों का शुरू हो जाए तो जल्दी से जल्दी उसे करा लेना है। सबसे बड़ा जो रोकथाम इन्हीं से हो सकती है। इसके अलावा तो अभी मेडिसिन जब प्रूफ फाइनल होगी तभी देखा जाएगा। हमारे यहाँ पीकूज जो मतलब आईसीयू बच्चों के लिए होता है उसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं, वेंटिलेटर्स खरीदे जा रहे हैं, वार्ड्स बच्चों के तैयार हो रहे हैं। तो सरकार की तरफ से तो काफी कोशिश हो रही है, बट साथ में हमें भी सहयोग देना है कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा अपना पब्लिक सहयोग। के बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ी हुई है, जान लेते हैं कि उनकी क्या समस्या है। बरेली से हमारे साथ कॉलर है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बता दें आप जी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैम ये जानना चाह रहा था कि ये जो कोरोना की तीसरी लहर के बारे में काफी सुना जा रहा है और सभी लोगों के बीच में जो है एक अजीब सा भय प्राप्त है, तो ये कोरोना की तीसरी लहर जो है एक्सपेक्टेड कब तक आने की है और इससे क्या रखरखाव करने से, क्या बचाव कर रहे थे, क्या हम तैयारी? जी बिल्कुल दीपक जी, कॉल करने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर किरण, वही सवाल है जो हम सबके मन में है, हमारे दर्शक का भी वही सवाल है कि कोरोना की तीसरी लहर की जब बात हो रही है तो कब तक आ सकती है और साथ ही साथ बचाव के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? के लिए तो आपको बताया था जी, मैं उसको पूरी बात मैंने बताई है कि वो चीजें हमें सब सावधानियां हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं हम, कंसीडरिंग जो सेकेंड वेव का हमने देखा है। और बात ये है कि लोगों को वैक्सीनेशन के बाद भी इसलिए प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि म्यूटेशंस हो रहे हैं, और अभी भी 3rd वेव की संभावना इसीलिए हो रही है कि म्यूटेशंस फिर आने के मतलब होगा। वैक्सीनेशन उस लेवल पे बहुत कोशिश के बाद भी उतना वैक्सीनेशन जो हर्ड इम्यूनिटी ला दे वो नहीं हो सकता है। तो हमारी सावधानियां हैं। अब जहां तक सवाल है कि कब आएगा, ऐसा एग्जैक्ट तो साइंटिस्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मैं अभी नहीं कह सकती, बट ऐसा यूजुअली देखा जाता है कि ये वेव्स आती हैं, पीक पे जाती हैं, फिर धीरे धीरे करके स्लो डाउन करती हैं, फिर एक फेज आता है जिसमें लोग थोड़े से रिलैक्स एक्चुअली कर जाते हैं शायद, उससे वो फिर से बढ़ना शुरू होती है और यूजुअल गैप है 5-6 मंथ्स का होता है नॉर्मली। जैसा इस बार भी देखा गया था कि इफ आई रिमेम्बर करेक्टली हमारी फर्स्ट वेव का पीक लगभग अगस्त में था, जुलाई अगस्त में, और उसके बाद हमारा अगस्त के बाद जो फिर से बढ़ना शुरू हुआ वो मार्च में मेनली बढ़ना शुरू हुआ। अप्रैल और मई वाला जो था वो बहुत ज्यादा वो था, और फिर से अब हम कम होने के, जुलाई अगस्त तक ये कम होगा,
1-2 महीने का ब्रेक के बाद ये फिर से अगर ये गैदरिंग्स अवॉइड नहीं करी गई, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करी गई और अपना मास्क पे लोग रिलैक्स हो गए, वैक्सीनेशन के प्रति जो मिथ्स है या जो लोगों में हेसिटेंसी है वो अगर दूर नहीं हुई तो फिर ये थर्ड वेव को प्रोटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर सावधानी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर किरण, अगला सवाल यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से कोरोना के साथ ही साथ ब्लैक फंगस के भी मामले बढ़ते हुए नजर आए हैं, काफ़ी मरीज देखे जा सकते हैं जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, और ब्लैक फंगस भी इसलिए भी ख़तरनाक है क्योंकि कहीं ना कहीं जब इन्वेसिव होती है तो लोगों को अपने बॉडी पार्ट से भी हाथ धोना पड़ता है, कहीं ना कहीं निकालना पड़ता है। इसके पीछे की वजह क्या मान सकते हैं हम? क्या एक्स्ट्रा मात्रा में जो दवाइयों में जिंक का प्रयोग हो रहा है, ये क्या वजह है, या फिर लो इम्यूनिटी ही इसकी मुख्य वजह हो सकती है? देखिए, सर्टेनिटी से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है और फंगस हमारे एनवायरनमेंट में नॉर्मली भी रहता है, आज की डेट में भी है, पहले भी था, और जब कभी इसको मौका मिलता है ये ग्रो कर जाता है। ग्रो करने के पीछे ऑब्वियसली इम्यूनिटी तो एक रीजन हमेशा ही होती है। इसके साथ साथ कुछ हद तक ये भी हो सकता है, जो बात आपने रखी, कि कुछ दवाइयों के यूजेस के बाद भी फर्क पड़ सकता है। उसमें ऐसा है कि जो अभी पहले भी बात हुई कि कोरोना वायरस का कोई ट्रीटमेंट बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है, एवरीवन इज ट्राइंग। उसमें कभी कभी कुछ पेशेंट ज़्यादा सीरियस आए, उनको कुछ हो सकता है स्टेरॉइड्स वगैरह ज़्यादा देना पड़ा हो, उस समय की लाइफ सेविंग के लिए उन्हें उसमें हेवी डोजेस पे रखना पड़ा। उनकी इम्यूनिटी कोरोना की वजह से कम हो गई और उस कम इम्यूनिटी में उन्होंने जो एटमॉस्फेयर में कहीं भी फंगल वैसा है, और जैसे अब ह्यूमिड वेदर आ रहा है, फंगस इसमें और ग्रो करता है, तो ये वो कैच कर लिया, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कोरोना के बाद ओवरऑल ये देखी गई है 2-3 महीने तक बहुत कम रहती है। तो इसमें हमें और ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। और एक कारण में ये भी मतलब आया, वी कांट से सर्टेनिटी से, लेकिन एक आया कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हमें यूज करनी पड़ी, कि इस बार जो ऑक्सीजन की किल्लत हुई, तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन में जो डिफरेंस होता है, उसकी वजह से भी वो भी एक रीजन हो सकता है जो इसको प्रेसिपिटेट कर रहा है। जिंक वैसे तो हीलिंग के लिए ही यूज होता है, और कुछ स्टडीज में आया है, बट आई कैन नॉट से सर्टेनली कि जिंक इज वन ऑफ द रीजन। ये एक आध स्टडी में आया है, जब तक ये प्रूफ नहीं होता तो हम लोग नहीं कर सकते। बट ओवरऑल तो ये बात है कि एक्सेस किसी भी चीज की ठीक नहीं है, बैलेंसिंग रखनी पड़ती है जी ट्रीटमेंट में। प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग लेडीज के लिए पहले वैक्सीनेशन को मंजूरी दी गई थी और उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। उसके साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि शायद अब प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी वैक्सीनेशन को मंजूरी दे दी गई है। तो क्या अब आसानी से प्रेग्नेंट लेडीज वैक्सीनेशन करा सकती हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारी जो संस्था है और जो ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ है, हम लोग इसके लिए निरंतर प्रयासरत थे, और हम लोग काफी दिनों से सरकार को इस विषय में, जो हमारे लीडर्स, प्रेसिडेंट वगैरह हमारी एसोसिएशन के हैं, और भी कई डॉक्टर्स जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उसमें निरंतर प्रयास कर रहे थे कि प्रेग्नेंट लेडीज को भी वैक्सीनेशन मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक लाइफ नहीं 2 लाइफ की इम्पोर्टेंस हो जाती है, तो वो और ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जो ट्रायल्स शुरू में वैक्सीनेशन के हुए थे, उस ट्रायल्स में कोई भी प्रेग्नेंट महिलाओं पे ट्रायल्स नहीं हुए, और उसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल नहीं दे रही थी। हालांकि अमेरिका या बाहर जो विदेशों में जो कंपनी जो mRNA वैक्सीन यूज हो रही है, US, UK वगैरह में, उन्होंने प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग को पहले ही अनुमति दे दी थी। हमारी सरकार ने भी इस पे साइंटिस्ट से और सबसे विचार विमर्श किया, और लैक्टेशन को तो अब ओपनली लैक्टेटिंग मदर्स को तो कह दिया है कि आप कभी भी लगवा सकते हैं, और प्रेग्नेंट लेडीज पे भी लगवाने के लिए सरकार का बना लिया है सरकार ने।
अभी मेरी नॉलेज में कोई उसका एग्जैक्ट ऑर्डर तो शायद नहीं आया है जो हम लोगों ने अभी शुरू करा हो, लेकिन ये कि उम्मीद ये है कि सरकार इस बात को समझेगी कि यहाँ पे माँ और बच्चे 2 जिंदगियों का सवाल है, तो इसको अप्रूव करना चाहिए। एक्चुअली सरकार को भी थोड़ा सेफ्टी की ही लिए कंसिडरेशंस है, तो जब सरकार को ये सेफ्टी कंसिडरेशंस को के प्रति निश्चिंतता आ जाएगी तो आई एम श्योर कि वो वैक्सीनेशन को फाइनली हरी झंडी दे देंगे। जी बिल्कुल, और इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। किरण जी, हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ डॉक्टर नेपाल सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जो जानकारी एक्सपर्ट्स के माध्यम से मिली है वो ये है कि जो भी नई गाइडलाइन आई है तमाम रिसर्च के आधार पर और तमाम सीनियर डॉक्टर्स की राय के आधार पर इन नई गाइडलाइंस को जारी किया गया है, तो यकीनन इनसे मरीजों को लाभ भी होगा। जिस तरह से नई जानकारी मिलेगी उसी तरह से नई अपडेट हम आप तक भी पहुंचाएंगे। साथ ही साथ अब लैक्टेटिंग महिलाओं के साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं भी वैक्सीनेशन के लिए बेफिक्र होकर जा सकते हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन करवाएं। साथ ही साथ मास्क का भी प्रयोग करते रहें और कोविड गाइडलाइंस का भी प्रयोग उसी तरह करते रहें। हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात करेंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।